नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं गुहिल वंश या मेवाड़ राज्य का इतिहास। मित्रों, इससे पहले हम रीट के लिए जो हिंदी की शिक्षण विधियां हैं, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां हैं और एनसीईआरटी के नोट्स जो हैं वो करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और अब हम सामाजिक अध्ययन जो है रीट के लिए कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा चैप्टर है मेवाड़ राज्य का इतिहास। इसके अति महत्वपूर्ण 93 क्वेश्चंस जो हैं व्याख्या सहित हम देखने वाले हैं। रामबाण औषधि की तरह ये वीडियो रहेगी आपके लिए। अगर मित्रों आपने अभी तक हमारे चैनल उज्जवल जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गुहिल वंश या मेवाड़ राज्य का इतिहास। पहला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ का प्राचीन नाम था। तो मेवाड़ का प्राचीन नाम था शिवी, प्रागवाट व मेदपाट। तो ये तीनों नाम ही मेवाड़ के रहे हैं। मेर जाति के अधिकार के कारण जो है मेदपाट या मेवाड़ नाम इसका पड़ा है। विश्व के प्राचीन राजवंशों में से सर्वाधिक प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो विश्व के सबसे प्राचीन राजवंशों में से सर्वाधिक प्राचीन राजवंश जो रहा है वो उदयपुर का राजवंश रहा है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 566 ईसा पूर्व से के लगभग शुरू होता है। मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक हैं। तो जो मेवाड़ है उसमें गुहिल वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो है गुहादित्य या जिन्हें गुहिल कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में गुहिल वंश के शासन का प्रारंभ कब से हुआ? तो मेवाड़ क्षेत्र में गुहिल वंश के शासन का जो प्रारंभ हुआ है वो राम के पुत्र कुश के जो है वंशज थे। ये गुहिल वंश के जो शासक रहे हैं तो ये कुश के वंशज थे। 566 ईस्वी में इनका शासन जो है वो प्रारंभ हुआ है। एक ही प्रदेश में शासन करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश कौन सा था या कौन सा है? तो गुहिल राजवंश जो है वो एकमात्र राजवंश ऐसा है जो संसार के जो है एक ही प्रदेश में शासन करने वाला रहा है। मौर्य राजा मान मौर्य या जिसे मान मौर्य भी कहा जाता है को किसने हराया? तो जो मौर्य राजा मान मौर्य को हराया है वो बापा रावल या बप्पा रावल जो है इन्होंने हराया है। इन्हें काला भोज भी कहा जाता है और इनका टाइम पीरियड 734 से 753 ईस्वी रहा है। काला भोज या बप्पा रावल। बप्पा रावल या काला भोज ने किस ऋषि के आशीर्वाद से राजा मान मौर्य को हराया? तो बप्पा रावल ने जो हारित ऋषि थे, हारित ऋषि, ठीक है, हारित ऋषि के आशीर्वाद से क्या किया था? राजा मान मौर्य को हराया था। देखिए जो 734 ईसा पूर्व जो है 734 ईस्वी में, ठीक है, 734 में हराया था और चित्तौड़ दुर्ग को जीता था मान मौर्य को हराकर। देखिए बप्पा रावल की जो ये उपाधि है ये भी काला भोज को हारित ऋषि ने ही दी थी, क्योंकि इसने अरब के आक्रमण, जो अरबों का आक्रमण हुआ था उसे रोका था, तो इसलिए हारित ऋषि ने ये उपाधि भी बप्पा रावल की इसे प्रदान की थी। बप्पा रावल के इष्ट देव व राजधानी कौन सी थी? तो बप्पा रावल के इष्ट देव थे एकलिंग जी और इनकी जो राजधानी थी वो थी नागदा। देखिए इन्होंने चित्तौड़ को तो जीता था लेकिन इनकी राजधानी हमेशा नागदा ही रही। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल जो है यही माना जाता है। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? तो नौकरशाही का गठन जो किया है वो अल्लट ने किया है। अल्लट ने किया है 951 ईस्वी से 953 ईस्वी के मध्य।
अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी जो बनाया था वो आहड़ को बनाया था। पहली तो इनकी नागदा थी ही, दूसरी आहड़ बनाया था 10वीं शताब्दी के अंतर्गत। और ये एक समृद्ध नगर था और एक व्यापारिक केंद्र था, इसलिए इसे जो है अल्लट ने दूसरी जो राजधानी है उसके रूप में चुना। इल्तुतमिश के आक्रमण के बाद मेवाड़ की राजधानी को परिवर्तित करके चित्तौड़ कौन ले गया? तो इल्तुतमिश का जब आक्रमण हुआ, तुर्क शासक थे, दिल्ली के सुल्तान थे, तो इनके आक्रमण के बाद मेवाड़ की जो राजधानी है वो परिवर्तित करके जैतर सिंह ले गया था। 1213 से 1253 ईस्वी जो है इसका टाइम पीरियड था। और जो इल्तुतमिश का जो आक्रमण हुआ उस समय इसकी राजधानी नागदा थी और नागदा से ये चेंज करके चित्तौड़ ले गया। चित्तौड़ का प्रथम शाका या साका मेवाड़ के किस शासक के समय में हुआ था? तो चित्तौड़ का जो प्रथम साका हुआ है वो रावल रतन सिंह के समय 1303 ईस्वी में हुआ है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण करके चित्तौड़ को जीत लिया था और इसका नाम जो है खिजराबाद रख दिया था। पद्मावत रचना है, तो पद्मावत जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। पद्मावत के अनुसार इस युद्ध में जो ये चित्तौड़ का पहला साका हुआ है 1303 का, उस युद्ध में जौहर किसने किया था? तो जो रानी पद्मिनी थी जो कि रावल रतन सिंह की पत्नी थी, इन्होंने जौहर किया है। और गोरा और जो बादल हैं ये जो हैं इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, गोरा और बादल। 1301 से लेके 1303 तक का जो टाइम पीरियड था वो था आपके रावल रतन सिंह का। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले का क्या नाम रखा? तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले का जो नाम रखा था वो था खिजराबाद। देखिए जो किला था वो पुत्र खिजर खां को सौंप दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर उसका नाम जो है खिजराबाद रख दिया था। चित्तौड़ के प्रथम साके के समय कौन सा इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? तो बहुत ही जो है महान कवि हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं अमीर खुसरो। ये प्रथम साके के समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। प्रथम गुहिल शासक जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए? तो बप्पा रावल या बापा रावल ने सबसे पहले मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। वह एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था, 35 हाथ की धोती पहनता था और 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था। उसकी खड़ग 32 मन की थी। वह 4 बकरों का भोजन करता था और उसकी सेना में 12,72,000 सैनिक थे। यह कथन किसके बारे में है? तो यह कथन जो है वो बप्पा रावल के बारे में है। मौर्यों से 734 ईस्वी में चित्तौड़ छीना गया, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वीर विनोद से जानकारी प्राप्त होती है। जो वीर विनोद है ये कवि श्यामल दास जी द्वारा रचित है। मेवाड़ के शासक अपने आप को किसका दीवान मानते हैं? तो एकलिंग जी का जो है दीवान मानते थे और एकलिंग जी को राजा या शासक स्वीकार करते थे। एकलिंग जी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। बप्पा रावल ने बनवाया था और ये पाशुपत जो संप्रदाय है उससे संबंधित है। हुण राजकुमारी हरिया देवी से किस शासक ने विवाह किया? तो हरिया देवी हुण राजकुमारी थी और इनसे विवाह किया था अल्लट ने। अल्लट के वंशज थे, मतलब अल्लट के आगे जब पीढ़ी चली तो उनके वंशज कौन थे? रण सिंह या करण सिंह, दोनों नाम मिलते हैं किताबों में। तो रण सिंह या करण सिंह इनके वंशज थे। देखिए करण सिंह के 2 पुत्र हुए थे, एक था शेम सिंह और एक था राहप। देखिए एक था शेम सिंह और एक था राहप। जो शेम सिंह था इसने रावल शाखा है इसकी शुरुआत की थी और जो आपके
राहब था, इसने सिसोदिया जो है, सिसोदिया शाखा इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, रावल शाखा की शुरुआत किसने की थी? शेम सिंह ने की थी। जो आप रावल रतन सिंह देखते हैं तो रावल रतन सिंह तक ये शाखा चलती है, फिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उसको परास्त कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो ये शाखा यहीं समाप्त हो जाएगी रावल रतन सिंह तक। देखिए, जो शेम सिंह था ये करण सिंह का पुत्र था, और करण सिंह कौन था? वो अल्लट का वंशज था। राणा शाखा या सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? राहब ने की थी। ये भी जो है कौन था? शेम सिंह का पुत्र था, क्योंकि करण सिंह का पुत्र था, क्योंकि करण सिंह के दो पुत्र थे, शेम सिंह और राहब, और ये दोनों ही जो है करण सिंह की औलादे थी, और करण सिंह अल्लट का वंशज था। इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में किसने हराया था? रावल जैत्र सिंह ने हराया था। देखिए, नागदा को बहुत हानि पहुंचाई थी इल्तुतमिश ने। जो भूताला का युद्ध जब वो हार जाता है तो गुस्से में जब वो नागदा से जाता है तो उसे आग लगा देता है, और नागदा जो है काफ़ी जो है उसको हानि हो जाती है, तो इसलिए राजधानी बदल देता है रावल जैत्र सिंह, और उसको बदल के चित्तौड़ कर देता है। हम्मीर मद मर्दन किसके द्वारा रचित है? जयचंद्र सूरी के द्वारा रचित है। देखिए, जो हमीर मद मर्दन है, इसमें जो भूताला का युद्ध हुआ था और जो राजधानी चेंज की थी, चित्तौड़ ले गया था, वो सारी चीज़ें जो है हमीर मद मर्दन द्वारा पता चलती हैं, जो जयचंद्र सूरी द्वारा रचित है। ताड़पत्र पर पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है, तो ताड़पत्र पर पहला चित्रित ग्रंथ जो है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार कौन हैं? तो चित्रकार हैं कमल चंद्र। देखिए, ये रावल तेज सिंह के समय बनाया गया था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और ये जो रावल तेज सिंह था ये राव जैत्र सिंह के वंशज थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1252 से 1267 ईस्वी तक। रावल तेज सिंह ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? रावल तेज सिंह जो था ये राव जैत्र सिंह का वंशज था, ठीक है, और 1252 से 1267 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था, और इसने उपाधियां धारण की थी परम भट्टारक और महाराजा धीराज की। चित्तौड़ श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जेतल देवी ने करवाया था, और ये जो जेतल देवी थी ये तेज सिंह, रावल तेज सिंह की पत्नी थी। तीर्थकल्प के रचनाकार हैं, तो तीर्थकल्प के रचनाकार हैं जिन प्रभु सूरी। देखिए, थोड़ी सी बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी होगी। देखिए, रावल समर सिंह के समय ये रचना लिखी गई थी। समर सिंह का समय जो है वो 1267 से लेकर 1301 था। ये आपके रावल रतन सिंह के पिताजी थे समर सिंह, तो 1267 से 1301 का टाइम पीरियड था समर सिंह का। ये तेज सिंह था इसके वंशज थे, और इन्होंने क्या किया था, जो है अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात जा रहे थे उनकी जाती हुई सेना से जो है दंड को वसूला था, एक दंड लिया जाता था, तो उस दंड को वसूला था अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात जाती हुई सेना से, जिससे अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी नाराज़ हुआ था। सन 1299 ईस्वी में इसकी जानकारी जो है 1299 ईस्वी में जो है ये दंड वसूला गया था, और इसकी जानकारी जो है वो हमें प्राप्त चलती है तीर्थकल्प से, जो कि जिन प्रभु सूरी द्वारा लिखा गया है। और इसी के चलते एक कारण, जब वो अलाउद्दीन खिलजी आता है चित्तौड़ में और चित्तौड़ को जीतता है, तो एक कारण तो सब जानते हैं पद्मिनी था, तो एक कारण ये भी था कि 1299 में जब दंड वसूला जाता है अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात जाती सेना से, तो ये एक कारण भी था युद्ध करने का।
समर सिंह के किस पुत्र ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की? तो देखिए समर सिंह जो था उसके दो पुत्र थे। एक तो था रावल रतन सिंह जो 1301 से 1303 तक रहता है, चित्तौड़ का महाराणा बनता है, महारावल बनता है। और एक था कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण जो है वो नेपाल चला जाता है और वहाँ पर गुहिल वंश की जो है नींव डालता है। खजाइन उल फुतूह जिसे कि तारीख अलाई भी कहा जाता है क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इसके रचनाकार कौन हैं? तो अमीर खुसरो जो है इसके रचनाकार हैं। देखिए इसमें उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय का वर्णन दिया है क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी गया था, उस युद्ध के दौरान उसके साथ था। तो देखिए दिल्ली से गुजरात जाने का जो मार्ग है, अब कुछ लोग कहते हैं कि पद्मिनी ही इसका कारण था, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ पद्मिनी ही इस युद्ध का कारण नहीं है। कुछ इतिहासकार जो हैं वो ज़्यादा जोर इस चीज़ पर देते हैं कि दिल्ली से गुजरात जाने का जो मार्ग है, ठीक है, वो कहाँ से जाता था? वो जाता था चित्तौड़ से होकर, और ये एक व्यापारिक मार्ग था। तो दिल्ली का हर सुल्तान ये चाहेगा कि राजस्थान या चित्तौड़ जो है वो उसके अधिकार में हो। दूसरा कारण कुछ इतिहासकार पद्मिनी को भी मानते हैं। और एक तीसरा कारण जो दंड वसूला गया था 1299 में समर सिंह के द्वारा गुजरात जाती हुई सेना से, तो वो ये तीनों कारण जो हैं शामिल हैं इस चीज़ में कि जो है चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ है 1303 का, साका हुआ है जो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से ये घटनाएं मिलती हैं। रावल की उपाधि धारण करने वाले शासक थे, तो शेम सिंह जो थे ये रावल की उपाधि धारण करने वाले शासक थे। बप्पा रावल नहीं थे। अगर ऑप्शन में बप्पा रावल आ जाए तो देखिए बप्पा रावल उपाधि दी थी उनके हारित ऋषि ने, तो वो रावल लगाते भी नहीं थे क्योंकि वो काल भोज थे, काला भोज। तो ये शेम सिंह जो है इन्होंने रावल की उपाधि जो है शुरू की थी। मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, तो जो रावल जैतर सिंह का टाइम पीरियड है ये स्वर्ण काल माना जाता है मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का। ऐसा इतिहासकार दशरथ शर्मा जी मानते हैं और ये जैतर सिंह को चित्तौड़ का प्रथम विजेता भी मानते हैं। 1213 से लेके 1253 ईस्वी का टाइम पीरियड जो है वो रहा था रावल जैतर सिंह का। बप्पा रावल के समय अरबों का आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जुनैद के नेतृत्व में अरबों का आक्रमण हुआ था। तो देखिए जुनैद के जो है नेतृत्व में हुआ था। देखिए इसके बाद उपाधि दी जाती है, मैंने पहले बात की कि इसने क्या किया था, बप्पा रावल ने, काला भोज ने मेवाड़ की जो जनता थी उनकी उसकी रक्षा की थी। तो उस खुशी में जो हारित ऋषि थे उन्होंने बप्पा रावल की उपाधि दी थी। बप्पा यानी कि बाप के समान, रावल यानी कि राजा, यानी कि बाप के समान राजा। तो ये जुनैद के जो है नेतृत्व में अरबों का आक्रमण हुआ था। काल भोज या बप्पा रावल ने कौन से दो मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो एक तो एकलिंग नाथ का जो मंदिर है कैलाशपुरी गांव है उदयपुर में, वहाँ पर है। और एक सास बहू का मंदिर जो है नागदा उदयपुर में, जो उसकी राजधानी रही है, वहाँ पर था। और एक बात और, ये सूर्यवंशी शासक थे। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। तो जब राजा अल्लट विवाह करते हैं हूण राजकुमारी हरिया देवी से, तो ये विवाह जो है वो कहलाता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह राजस्थान का। जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा अल्लट ने करवाया था। देखिए आहड़ नगर के पास ही ये जगत गांव है और आपको पता है कि आहड़ नगर जो है वो राजा अल्लट जो है इसे अपनी राजधानी बनाया था। गुहिल शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? तो चिरवे का जो अभिलेख है उससे जानकारी मिलती है। तो चिरवे का जो अभिलेख है उससे जानकारी पता चलती है। गुहिल के पिता का नाम क्या था? शिलादित्य।
चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी? राणा हम्मीर ने डाली थी। 1326 से 1364 तक का जो टाइम पीरियड था वो राणा हम्मीर का था। ये राणा अरि सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ के शासक महाराणा कब कहलाने लगे? जब हम्मीर ने शासन शुरू किया तो तब से ही यहाँ के जो शासक थे वो क्या कहलाने लगे? महाराणा कहलाने लगे। हमीर की विषम घाटी पंचानन की उपाधि किस प्रशस्ति से पता चलती है? तो जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उससे पता लगती है। मगरा क्षेत्र में जावर में चांदी की खान किस महाराणा के समय निकली? तो देखिए महाराणा लाखा का टाइम पीरियड है 1382 से 1421 ईस्वी का। तो इस टाइम पीरियड में जो है मगरा क्षेत्र में जावर की चांदी की खान निकली थी और इसके समय में ही महाराणा लाखा के समय में ही एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। राणा चुंडा ने किसके पक्ष में मेवाड़ का सिंहासन त्याग दिया था? तो देखिए हंसा भाई का जो पुत्र था मोक्कल, उसके पक्ष में इसने सिंहासन त्याग दिया। छोटी सी स्टोरी है, सुनिए। देखिए दरअसल राणा लाखा जो है उसका वृद्धावस्था में विवाह हो जाता है मंडोर के रावचुंडा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई से, जो रणमल की बहन थी, उससे हो जाता है। राणा लाखा का जो बड़ा बेटा होता है वो होता है राणा चुंडा। गद्दी तो मिलनी चाहिए थी राणा चुंडा को, तो हंसाबाई की शर्त के आधार पर मेवाड़ का राज्य जो है वो राणा चुंडा है वो ये कहता है कि मेवाड़ का राज्य जो है वो हंसाबाई की होने वाली संतान को दिया जाएगा, मैं जो है शासक नहीं बनूंगा, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करता है। लाखा की मृत्यु जब हो जाती है तो उसका पुत्र जो है मोक्कल जो है हंसाबाई का पुत्र, उसे सिंहासन पर बिठाया जाता है राणा चुंडा के द्वारा। हिंदू सुल्तान व अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से विभूषित हुए हैं, तो कौन हुए हैं विभूषित? महाराणा कुंभा। 1433 से देखिए 1433 से लेकर 1468 ईस्वी का टाइम पीरियड जो है वो महाराणा कुंभा का है। सारंगपुर का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो देखिए 1437 में ये युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा और जो मालवा के सुल्तान थे महमूद खिलजी, मालवा या मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जीत हुई थी महाराणा कुंभा की। और इन्होंने विष्णु के निमित्त महाराणा कुंभा ने क्या किया था? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है वो करवाया था। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के निर्माता व सूत्रधार कौन थे? तो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के निर्माता जेता थे और उनके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा थे। 1448 ईस्वी में ये जो विजय स्तंभ है ये बनकर तैयार हो गया था, 8 साल लग गए थे इसको बनते हुए। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को कहा जाता है। देखिए पहले विजय स्तंभ बनाया गया है और उस विजय स्तंभ में जो पत्थर हैं उस पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो अंकित की गई है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को। विजय स्तंभ में पत्थरों पर महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो खुदवाई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं कवि अत्रि व कवि महेश। देखिए कवि अत्रि ने तो प्रारंभ किया था लेकिन उनकी तभी मृत्यु हो जाती है और फिर कवि महेश जो है इस कार्य को पूरा करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो मंडन थे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता तो ये भी कवि महेश ने ही इस प्रशस्ति को भी रचा है। रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण 1439 ईस्वी में किसने करवाया था? तो जैन श्रेष्ठी धर्नक ने करवाया था और ये भी कुंभा के समय निर्माण हुआ है। रणकपुर जैन मंदिरों का शिल्पी कौन था? तो रणकपुर के जो जैन मंदिरों का शिल्पी था वो था देपाक।
खातौली का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था राणा सांगा यानी कि महाराणा संग्राम सिंह और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खातौली जो है वो कोटा में पड़ती है और ये युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था। हाड़ौती की सीमा पर खातौली यानी कि कोटा में ये युद्ध हुआ था। महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो मई 1509 ईस्वी में हुआ था महाराणा सांगा का राज्याभिषेक महाराणा संग्राम सिंह का। 1509 से लेके 1527 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है। अजमेर का करमचंद पंवार जो था उन्होंने बचपन में राणा सांगा की जान बचाई थी। राणा सांगा की खानवा के युद्ध में हार का मुख्य कारण क्या था? देखिए, बाबर की जो तुलुगमा युद्ध पद्धति है उसकी वजह से ये युद्ध जो है राणा सांगा हार गया था। 17 मार्च 1527 में ये युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 में। किस युद्ध के पश्चात भारतवर्ष में मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो गया? तो खानवा के युद्ध के बाद 17 मार्च 1527 को जब ये युद्ध होता है, इसके बाद भारत में मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो गया। महाराणा सांगा की समाधि कहाँ पर स्थित है? मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा है वहाँ पर इनकी समाधि स्थित है। देखिए, कालपी के पास इर्च गांव में इनके जो सरदार थे उन्होंने इसको जहर दे दिया था। उसके कारण 30 जनवरी 1500 जो है 28 में सांगा का जो है मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है और इनकी समाधि जो है पास में ही मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनाई जाती है। एकमात्र हिंदू राजा जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी, तो राणा सांगा के समय में खानवा के युद्ध में। चित्तौड़ का द्वितीय साका किसके समय में हुआ था? तो महाराणा विक्रमादित्य के समय में हुआ था 1534 ईस्वी में। देखिए, ये महाराणा सांगा के छोटे पुत्र थे। इनकी माँ थी करमवती, जिन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जब गुजरात का शासक होता है और ये पहुंच जाता है चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए, तो हुमायूं से राखी भेजकर सहायता मांगती है, पर समय पर जो है सहायता नहीं मिलती और इन दोनों में युद्ध होता है, महाराणा विक्रमादित्य के योद्धाओं में और बहादुर शाह में। तो क्या होता है कि ये लोग हार जाते हैं और ये द्वितीय साका जो है होता है। करमवती जौहर कर लेती है। बाद में हुमायूं आके जो है अपनी जो उसकी सहायता करता है, पर सहायता जो है वो लेट हो जाती है। आगे है, चित्तौड़ के द्वितीय साके के समय कौन से योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, जब द्वितीय साका होता है करमवती जौहर करती है, तो देवलिया प्रतापगढ़ के वीर रावत बाघ सिंह, राणा सज्जा और सिंहा, ये लोग क्या करते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ होता है? तो 1537 में राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग में होने का क्या कारण था? देखिए, जब बनवीर जो होता है दासीपुत्र बनवीर, वो क्या करता है 1534 में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और उदय सिंह को मारने के लिए जाता है। उदय सिंह छोटा होता है, तब स्वामी भक्त जो पन्ना धाई होती है, धाई माँ होती है उदय सिंह की, तो पन्ना धाई क्या करती है, अपने पुत्र का बलिदान दे देती है, उसे सुला देती है उदय सिंह की जगह और उदय सिंह को बचा लेती है। और कुंभलगढ़ का जो किलेदार होता है आशा देवपुरा, उसके पास उदयपुर यहाँ पर कुंभलगढ़ में भेज दिया जाता है और 1540 में उदय सिंह क्या करता है, बनवीर को हराता है और चित्तौड़ को प्राप्त करता है। तो ये सारी स्टोरी इस प्रकार से रही। 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक होता है। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? तो 23 अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। देखिए, अकबर जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए जाता है तो उस समय राणा उदय सिंह वहाँ से पलायन कर जाते हैं। उस समय चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। जो तीसरा साका होता है उसमें कौन से योद्धा वीरगति को प्राप्त करते हैं? जयमल राठौड़ व राव पत्ता। ये जो चित्तौड़ का तीसरा साका होता है तो ये तो 23 अक्टूबर 1567 में होता है। 25 फरवरी 1568 को अकबर जो है वो किले पे अधिकार कर लेता है। जयमल और पत्ता जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और
आगे है महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो गोगुंदा में बनी हुई है। देखिए यही इनका देहांत होता है 28 फरवरी 1572 को। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 को हुआ था। 1572 से लेके और 1597 ईस्वी तक का टाइम पीरियड महाराणा प्रताप का है। 9 मई 1540 को ये इनका जन्म होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है, तो गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए महाराणा प्रताप जो है वो बड़े बेटे थे उदय सिंह के, लेकिन उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी चुना अपने जीते जी। ठीक है, तो उदय सिंह के मरने के बाद जब उदय सिंह का संस्कार हुआ तब गोगुंदा में महाराणा प्रताप जो है उसका राज्याभिषेक किया गया, क्योंकि यही होता था जहाँ मृत्यु जहाँ संस्कार होता था वहीं पर राज्याभिषेक कर दिया जाता था। तो वहाँ तो हो रहा था गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, और वहीं कुंभलगढ़ में जगमाल जो है वो क्या करता है, जब सभी प्रताप के वो जगमाल जो है वो अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। जब सभी प्रताप के पक्ष में हो जाते हैं तो जगमाल रूठ जाता है और कुंभलगढ़ से अकबर की सेवा में चला जाता है, और प्रताप का राज्याभिषेक का उत्सव जो है वो कुंभलगढ़ में मनाया जाता है। कहीं कहीं किताबों में लिखा है कि 2 बार राज्याभिषेक होता है, 2 बार राज्याभिषेक नहीं होता। राज्याभिषेक एक बार ही होता है गोगुंदा में, जहाँ पर उनका संस्कार हुआ होता है, वहीं पर गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। लेकिन जो उत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है कुंभलगढ़ में। बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप के पास अपनी अधीनता स्वीकार कराने हेतु क्रम से किन्हें भेजा था, तो देखिए सबसे पहले तो जलाल खां को भेजा था नवंबर 1572 में। ठीक है, फिर मानसिंह कछवाहा को भेजा, आमेर का राजकुमार था ये, और इसे भेजा मार्च 1573 ईस्वी में। भगवंत दास जो कि कछवाहा था, मानसिंह कछवाहा का पिता था और आमेर का शासक था, ये जाता है सितंबर 1573 में। ठीक है, फिर राजा टोडरमल जाता है दिसंबर 1573 में। इन चारों के जाने के बाद भी क्या है, ये अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता आपके महाराणा प्रताप से। तो जलाल खां जाता है 1572 नवंबर में, मानसिंह कछवाहा जाता है 1573 मार्च में, मानसिंह के पिता भगवंत दास जाते हैं सितंबर 1573 में, और टोडरमल जाता है दिसंबर 1573 में। हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो सेनापति मानसिंह जो कछवाहा था उसके नेतृत्व में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य। हल्दी घाटी में होता है राजसमंद में 21 जून 1576 को, 21 जून 1576 को हल्दी घाटी में राजसमंद में। ठीक है, ये कहा जाता है कि अकबर सेना विजयी हुई थी, लेकिन इसमें सभी इतिहासकार जो हैं सहमत नहीं हैं, क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। प्रताप जो है वो पकड़े नहीं गए थे, और बाद में जो प्रताप है इन्होंने इनको काफ़ी धूल चटाई थी बाद के युद्धों में। ठीक है, हल्दी घाटी के बाद के युद्धों में, तो ये कहा नहीं जा सकता कि इसमें इनकी जीत हुई है अकबर की। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा है, तो कर्नल टॉड ने जो है मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। मेवाड़ का मैराथन कर्नल टॉड ने किसे कहा है, दिवेर को कहा है। मैराथन तो कहा है दिवेर को, और थर्मोपोली कहा है हल्दी घाटी को। चावंड को अपनी राजधानी महाराणा प्रताप ने किस युद्ध के बाद बनाया था, तो दिवेर के युद्ध के बाद 1582 में बनाया था। महाराणा प्रताप का देहांत कब होता है, तो 19 जनवरी 1597 में चावंड में होता है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनाई गई है, तो छतरी बनाई गई है बांडोली गांव में। देखिए ये चावंड से थोड़ी ही दूर है। महाराणा अमर सिंह ने शाहजादा खुर्रम से संधि कब की थी, तो 5 फरवरी 1615 में की थी। देखिए कुछ आप लोग जो है ये देखते हैं कि इनकी जहांगीर से संधि हुई थी। संधि जो हुई थी खुर्रम से हुई थी 5 फरवरी 1615 को। 19 फरवरी 1615 को अमर सिंह का जो पुत्र होता है कुंवर करण सिंह, इसको लेकर जाता है खुर्रम, शाहजादा खुर्रम जहांगीर के दरबार में अजमेर में। अजमेर में जहांगीर का दरबार लगा होता है, वहां लेकर जाता है। अमर सिंह प्रथम
1597 से 1620 का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो चावंड में हुआ। तो क्योंकि देखिए प्रताप की जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, वो भी कहाँ होती है? चावंड में। तो यहीं पर इनका राज्याभिषेक होता है। आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी किसकी है? आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी महाराणा अमर सिंह की है। इनका देहांत जो है उदयपुर में हुआ था। अंत्येष्टि इनकी जो हुई है वो आहड़ में हुई है। सिहाड़ जो आज का नाथ द्वारा है, वहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति और कांकरोली में द्वारिकाधीश की मूर्ति की प्रतिष्ठा किसने कराई है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो महाराणा जो राज सिंह है 1652 से 1680 तक का इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने सिहाड़ वर्तमान नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और कांकरोली में द्वारिकाधीश की मूर्ति की जो है प्रतिष्ठा करवाई। भारत का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति है। राजसमंद झील का निर्माण और राज प्रशस्ति की रचना किसने करवाई है? महाराणा राज सिंह ने। हुड्डा सम्मेलन किसने आयोजित करवाया था? हुड्डा सम्मेलन जो था वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय 1734 और जयपुर नरेश स्वाई जयसिंह, इन दोनों के मिश्रित प्रयास से हुड्डा सम्मेलन जो है वो हुआ था। ठीक है। और 17 जुलाई 1734 में मेवाड़ के हुड्डा नामक स्थान पर मराठा विरोधी मंच बनाया गया था, जिसमें राजपूत राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था। औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था? तो महाराणा राज सिंह ने किया था। उदयपुर महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के रिश्ते को लेकर किन दो शासकों के मध्य विवाद हुआ था? तो उदयपुर के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के रिश्ते को लेकर जयपुर नरेश जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य में क्या हुआ था? विवाद हुआ था। और ये विवाद सुलझाया कैसे गया? कि कृष्णा कुमारी जो थी उसको जहर दे दिया गया और विवाद अपने आप ही समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर मेवाड़ को विदेशी शक्ति के अधीन किसने किया था? तो 1818 में ये जो है संधि होती है महाराणा भीम सिंह के द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। आगरा के किले के द्वार पर जयमल व पत्ता की हाथियों पर चढ़ी हुई मूर्तियां किसने बनवाई थी? तो बादशाह अकबर ने बनवाई थी। भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर के महारावल आसकरण की महारानी थी, पटरानी थी प्रेमल देवी, इन्होंने 1586 में करवाया था। वास्तु मंजरी के रचनाकार कौन है? मंडन के भाई नाथा। कलानिधि पुस्तक की रचना किसने की थी? मंडन के पुत्र गोविंद ने। देवमूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडन, राजवल्लभ, वास्तुशास्त्र, वैद मंडन पुस्तकों के रचयिता कौन है? सूत्रधार मंडन। तो इस प्रकार से मित्रों आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।